नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत के मौजूदा राजनीतिक पटल पर मौजूदा सत्तारूढ़ मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर, और इस एकजुटता के बहाने हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी पर विपक्ष का मजबूत नहीं होना ही केवल खतरा है, या लोकतंत्र और संविधान की तमाम संस्थाओं का दुर्बल होना भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का करीब 3 साल पूरा हो चुका है। सरकार चौथे साल में चल रही है और करीब करीब अब 1.5 साल ही चुनावों के 2024 के लोकसभा चुनावों के बाकी हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में ही भारी मैंडेट से जीत कर आई थी और पुनः 2019 में भी करीब करीब उतने ही मैंडेट से पुनः विजयी हुई। और आज की तारीख में जिस तरीके से तमाम राज्यों के चुनाव में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी दलों की सरकारों को पछाड़कर पुनः अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तमाम विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को अपने पाले में करने में राजनीतिक रूप से बेहद सफल है। यह एक ऐसी सरकार है जो कभी नेहरू और कभी इंदिरा के बराबर की राजनीतिक ताकत रखने वाली सरकार है। और कहना होगा कि नेहरू के काल में जिस तरीके से तमाम समाजवादी धड़े जयप्रकाश और लोहिया के नेतृत्व में एकजुट होते थे और गैर कांग्रेसवाद का परचम लहराया जाता था, ठीक उसी तरह इंदिरा के भी जमाने में लोहिया और जेपी का गैर कांग्रेसवाद परवान चढ़ा। और उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस जो है एक तरह से कम मत में आई, लेकिन फिर भी विपक्षी एकता इतनी प्रबल नहीं थी कि कांग्रेस को रिप्लेस कर सकें। और कांग्रेस को रिप्लेस करने में 1990 के दशक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन पुनः 2004 के दशक में कांग्रेस अपने यूपीए के रूप में 2 कार्यकाल रहती है। और उसके बाद जब कांग्रेस के नेतृत्व में जब यूपीए एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिप्लेस होता है, तो नरेंद्र मोदी ने करीब करीब वही राजनीतिक ताकत प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, आज हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो भी राजनीतिक जो पराभव काल चल रहा है, उसके बरक्स विपक्षी एक तरह से 2014 के बाद से ही कोमा में पड़े थे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का लगातार अवसान हो रहा था। जो कांग्रेस पार्टी कभी 100 से नीचे सीटों पे नहीं आई, वह 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में 50 के आंकड़े तक को भी नहीं छू पाई। ऐसे में कांग्रेस की जो अभी मौजूदा स्थिति है कि उनके नए युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और उन्होंने साउथ से कन्याकुमारी से यह आगाज शुरू किया, जहां वो केरल से वो सांसद भी हैं, और दक्षिण भारत के तमाम जगहों पर ज्यादा समय व्यतीत करते हुए वो उत्तर भारत में उनका आगमन होगा। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने वह एक राजनीतिक सिंबोलिज्म दिया है जिसके जरिए राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विरासत को और पुख्ता कर सकें। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग धड़ों में, अलग अलग विपक्षी खेमों में एकता की कवायद चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री टीआरएस ने अभी तुरंत जो है अपनी पार्टी को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किया है। ठीक इसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एनडीए का लंबा साथ छोड़ करके अब कहीं न कहीं वहां की मुख्य विपक्षी दल राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। और ये बताया जाता है कि उनका अगला पड़ाव राष्ट्रीय राजनीति में कूदने का है। और इसके तहत वह देश के तमाम दलों को, चाहे वो वाम दल हो, मध्यम मार्गी हो, स्थानीय दल हो, प्रादेशिक दल हो, अलग अलग दलों से वो लगातार मशविरा करते नजर आए और वो सुर्खियों में आए। उन्होंने करीब करीब सभी दलों के नेताओं से बात की। पूरब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ लगातार जो है वो मोर्चा एक तरह से गोलबंद किए हुए थी। लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उनके तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के जो उनका खुलासा किया, उनके मंत्री करोड़ों के कैश के साथ पकड़े गए,
तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी थोड़ी बैक फुट पर आ गई और यह बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी और एनडीए से समझौते का भी एक तरह से पैसेज खोला है। तो कुल मिलाकर के भारत में जो विपक्षी एकता का जो परिदृश्य दिखाई देता है वह यही दिखाई देता है कि डीएमके तमिलनाडु में, बीजू जनता दल उड़ीसा में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, शरद पवार महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, उसके अलावा उत्तर में आप पार्टी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है कि दिल्ली से उन्होंने पंजाब के राजनीतिक दामन को थामा है और अब गुजरात में चर्चाएं बड़ी जोर से चल रही हैं कि उनकी पार्टी का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके अलावा उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और इस तरीके से जो अलग अलग जो उत्तर में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इस तरीके से जो अलग अलग राज्यों के क्षत्रप हैं, अगर उनका एक पॉलिटिकल फेडरलिज्म कोई एक नए दल और एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक समागम के रूप में परिवर्तित होता है तो वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग्म से चल रही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं। बहरहाल फिलहाल राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ हो। यह ठीक है कि महाराष्ट्र में उन्होंने एक तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी जिस तरीके से वो सरकार से बाहर रहे, तो अपने साझेदार दल को तोड़कर और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने का समझौता कर वहां के शासन को लेने में कामयाब हुए। लेकिन बिहार में लंबे समय से चल रहा एक तरह से एनडीए के साथ उनका साझेदारी एक तरह से टूट गई। तो कहीं ना कहीं पर राजनीतिक नफा और कहीं पर राजनीतिक नुकसान बीजेपी को भी झेलना पड़ा है। पार्टी झारखंड में भी लगातार कवायद कर रही थी, राजस्थान में कवायद कर रही थी। तो कुल मिलाकर के पूरी जो हालात है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कुछ नई मजबूती ग्रहण कर सकती है। कम से कम दक्षिण भारत के राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कुछ अपने पुराने वजूद को, जो उनका एक अच्छा राजनीतिक अस्तित्व बनाए हुआ था, उसे वो रिगेन करने में थोड़ी कामयाब हो सकती है। लेकिन हमारा आज का ये सवाल ये है कि हमारा इस दुनिया के सबसे बड़े भारतीय लोकतंत्र में अभी जिस तरीके से एक पार्टी, वन मैन शो और एक डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी का नजारा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के भी हालात दिखाई दे रहे हैं कि जब यह पूरी कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के बजाय वन मैन शो प्रधानमंत्री और पीएमओ के द्वारा ज्यादा कंट्रोल्ड दिखती है, कि जहां तमाम प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी में भी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी एक व्यक्ति सारे फैसले लेता है और वह उस एक व्यक्ति का एक जो है वह एक नियामक है अमित शाह, जो कि उनके लिए तमाम राजनीतिक जमीनें तैयार करता है। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस तरीके से डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी में बदल गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से भी ज्यादा एक वन मैन शो और एक ऑटोक्रेसी में तब्दील हो गई। हमें लगता है कि यह एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यह ठीक है कि गुड गवर्नेंस के तमाम मानकों पर नरेंद्र मोदी विगत के ही भांति हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर वो जनता से लगातार कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी जनसंख्या है तो वहां समस्याओं का अनवरत अंबार लगा रहना स्वाभाविक है। चाहे किसी की भी सरकार हो, उसे सवालों के आक्षेप हमेशा सहने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पर जितने सवाल आते हैं उसको वो बड़े होशियारी से, बड़े राजनीतिक चालाकी से डक करते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र के एक तरह से व्यापकता, लोकतंत्र के आदर्शों, लोकतंत्र के मान्यताओं और लोकतंत्र की वह एक गौरवशाली परंपराओं के नजरिए से जब हम इस सरकार पर गौर फरमाते हैं तो हमें बड़ा ये नागवार लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में डेमोक्रेसी के वो तमाम वैल्यू सिस्टम, तमाम वो मोरल हाई ग्राउंड, उसे एक तरह से जमींदोज कर दिए गए हैं और एक व्यक्ति की पताका लगातार फहराई जाती है। यही वजह है कि भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के तमाम वेबसाइट पर केवल नरेंद्र मोदी का फोटो चस्पा है। मंत्री बिल्कुल नेपथ्य में दिखाई देते हैं, लगता है जैसे कि कोई एक मोनार्की का शासन चल रहा हो। और ऐसे में हमारा आज का मौजू यह है कि डेमोक्रेसी को यह ठीक है कि चेक एंड बैलेंस पॉलिटिकल तरीके से विपक्षी दल करते हैं, खास करके विधानमंडलों में, चाहे वो संसद हो,
लोकसभा राज्यसभा हो या राज्य स्तर पर तमाम विधानसभा और विधान परिषद हो, तो वहां विपक्षी दल जहां उनके सदस्य होते हैं वो तमाम तरीके से सरकार पर विधायी कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मोशन ला करके हो, सवाल पूछ करके हो, नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का मोशन ला करके हो, और तमाम तरीके के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह ला करके हो। लेकिन दोस्तों, हमारा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी ही होती हैं। कभी वो सत्ता में होती हैं तो फिर वो कभी विपक्ष में जाती हैं, और यदि विपक्ष में होती हैं तो वह सत्ता में भी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इन राजनीतिक दलों का चरित्र एक ही होता है, उनका व्यवहार एक ही होता है। लेकिन एक दल दूसरे दल से वो तभी डरता है जब उसे लगता है कि कोई हमारा जन विरोधी फैसले का कोई क्रेडिट विपक्षी दल ले ले और उसका नया जनमत तैयार हो जाए, और हमारा जो सपोर्ट बेस है वह उनकी तरफ न दरक जाए और यह खिसक जाए। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि विपक्षी दल का होना कहीं न कहीं सत्ताधारी दल को नकेल जरूर कसता है। लेकिन हम लोकतंत्र के व्यापक सवालों के व्यापक परिप्रेक्ष्य के नजरों से देखें तो केवल विपक्षी दलों का मजबूत होना या उनमें व्यापक एकता होना सरकार पर तो नकेल जरूर कसता है, लेकिन कहीं न कहीं उनके भी राजनीतिक हितार्थ होते हैं। माफ कीजिए, राजनीतिक दल कभी भी देश, लोकतंत्र और जनता के व्यापक सवालों के व्यापक नजरिए से बाद में देखते हैं। पहले वो अपना दलीय हित और जनता का वोट बैंक और सपोर्ट बेस को लेकर के ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। तो यह ठीक है कि एक मीडिया भी ये बार बार कहता है कि विपक्ष कमजोर हुआ है और नरेंद्र मोदी इससे मजबूत हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल विपक्ष की कमजोरी ही नहीं, क्योंकि विपक्ष कमजोर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे एक नसीहत जनता ने दी है, और सत्तारूढ़ दल को उस पर एज है। कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल तमाम मानकों पर उन विपक्षी राजनीतिक दलों से अपने गवर्नेंस के फ्रंट पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस वजह से जनता उन्हें समर्थन दे रही है। लेकिन लोकतंत्र के सवालों की जब बात होगी तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में जो वो 4 अंग हैं या 4 खंभे हैं, वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। लोकतंत्र के बारे में केवल अच्छी बात यह है कि यह अपने आप में यह कोई बहुत आदर्श सिस्टम नहीं होता। लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का शासन चलता है। राजा अपनी मनमर्जी से नहीं करता। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार कानून बनाने के लिए कितने हथकंडे का इस्तेमाल करती है, अपने सांसदों को कैसे वो अपने कंट्रोल में रखती है, उन्हें विवेकाधिकार या स्वतंत्र निर्णय लेने की एक तरह से उन्हें अंदर खाने से कभी भी इजाजत नहीं देती। लोकतंत्र में कानून के शासन के अलावा चुनाव प्रणाली का भी रोल है। लेकिन हमारे भारत की चुनाव प्रणाली कितनी पहचान के मानकों से प्रभावित होती है, जो आज भी 75 साल के इस अमृत काल में भी हर पार्टियां अलग अलग पहचान के कारकों को अपना पैबंद करने में लगी हैं। कोई तमाम जातियों को पकड़ता है, कोई धर्म को पकड़ता है, कोई प्रांतवाद करता है, कोई भाषा का गेम खेलता है, तो कोई उकसाऊं, भड़काऊं और चटकाऊं भाषण देता है, तो कोई राज खजाने को खोल करके पॉपुलिज्म और लोक लुभावनवाद का सहारा लेता है। यह अच्छी बात है कि इन तमाम पहचान के कारकों पे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और अभी अभी सरकार राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की क्या नियमन किया जाए, क्या उसकी लक्ष्मण रेखा हो, उसको लेकर के बात करने जा रही है। इस विषय पर हम तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र की वो तमाम संस्थाएं, चाहे वो न्यायपालिका का अपने रोबस्ट रूप में एक्शन हो, चाहे तमाम जो सिविल सोसाइटी की पूरी आवाज हो, चाहे वो मीडिया का, हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए कि मीडिया स्वतंत्र हो। मीडिया स्वतंत्र हो ही नहीं सकती, क्योंकि मीडिया को संवैधानिक अधिकार नहीं है, और संवैधानिक अधिकार नहीं होगा तो मीडिया पूंजीपति के कैद में होगी, पूंजीपति सत्ताधारी दल के कैद में होगा, और कुल मिलाकर के इस मीडिया का जो एजेंडा है वो सरकारें, राजनीतिक दल तय किया करेंगी, कैपिटलिस्ट तय किया करेंगे। और ऐसे में आज भारत की मीडिया का बिल्कुल ही बुरा काल चल रहा है। हम सब जानते हैं कि सारी मीडिया किस तरीके से राजनीतिक दलों के तमाम गुटों में, तमाम विचारधारा के फैक्शन में बढ़ चुकी है। आज मीडिया में स्वयं में गैंगवार चल रहा है। तमाम टीवी चैनल हास्यास्पद विषय बन गए हैं। सारे चैनल कहीं न कहीं वो मुखपत्र बन चुके हैं पार्टियों के, उनके मुख्य प्रवक्ता बन चुके हैं।
राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को अब अपने प्रवक्ताओं पर निर्भर नहीं करना पड़ता। उनके टीवी चैनल पहले से ही मुकर्रर हो चुके हैं कि कौन सरकार की भाषा और बोली बोलेगा। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हमारे डेमोक्रेसी में चाहे हम मीडिया की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, जो तो पिलर माने जाते हैं। मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं है, जिसको लेकर के मैं पहले भी कई कार्यक्रम पेश कर चुका हूं। और उस मीडिया के संवैधानिक दर्जा के लिए हमारे मीडिया के तमाम अखबार कर्मी और अखबार नवीस और टीवी चैनल के वो तमाम लोग ही एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। या तो कंफ्यूज्ड है या वो इंडिविजुअलिस्टिक फेनोमेनन पर केवल अपने चैनल और अपने अखबार के हितों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की और तमाम संस्थाएं, जैसे आप चुनाव आयोग को लें, TN सेशन के बाद चुनाव आयोग लगातार स्वतंत्र, स्वच्छंद और सशक्त बना था। लेकिन मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के तमाम आयुक्तों की नियुक्ति में इस तरीके का पैतरा और इस तरीके का हथकंडा अपनाती है कि अब पिछले 10 साल से चुनाव आयोग के वो तमाम आयुक्त और मुख्य आयुक्त वह सब सरकार के अनुकूल चुनावों की सारी जो है एक तरह से प्लानिंग करते हैं और इस तरीके से वो सारे चुनाव आयोग के आदेश जारी करते हैं कि सत्तारूढ़ दल को ज्यादा फायदा हो। फिर संविधान के संस्थाओं की बात करें तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं सरकार के आदेश, वित्त मंत्रालय के आदेश के दबाव में आकर के अपने नियमन को कार्य को अपने नियामक संस्था के रूप में कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाती। तो सूचना आयोग को हमने देखा कि किस तरीके से संशोधन करके उसकी शक्तियों को जो है एक तरह से छीण कर दिया गया। तो आज की तारीख में जितनी संस्थाएं हैं, जितनी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, वह सरकार पॉलिटिकल तरीके से नियुक्त करती है। उसका कोई एक स्वतंत्र नजरिया नहीं होता, स्वतंत्र उसके यार्डस्टिक नहीं होते और उसका ऐसा गाइडलाइन नहीं बनाया जाता कि देश के तमाम बड़े पदों पर देश के सबसे बेस्ट ब्रेन को नियुक्त किया जाए जो देश हित में सोचता हो, न कि किसी एक राजनीतिक दल विशेष और राजनीतिक दल के नेता विशेष के बारे में ख्याल करता हो। हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी भारत की जनता में भले बहुत सर्वमान्य हो, अपने मन की बात अपने ट्विटर, अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए तमाम जनता से जुड़ते हों और वो हमेशा कम्युनिकेशन अपना एक तरह से कनेक्शन बनाए रखते हैं, गैप नहीं करते हैं। लेकिन हमारा भारत का लोकतंत्र केवल चुनावी खाना पूर्ति के जरिए संचालित हो रहा है, केवल जो है आइडेंटिटी फैक्टर के जरिए संचालित हो रहा है। चुनाव जीतने के वो तमाम चुनावी हथकंडे अपनाए जाते हैं, कभी भी गुड गवर्नेंस के, गुड पॉलिटिक्स के, गुड इकोनॉमिक्स के और गुड गवर्नेंस के वो यार्डस्टिक हमारे सामने नहीं दिखाई देते। तो केवल विपक्षियों का मजबूत होना विपक्षियों को सत्ता दे देगा, लेकिन लोकतंत्र को मजबूती देने का काम नहीं करेगा। लोकतंत्र को मजबूती तभी मिलेगी जब मीडिया एक संवैधानिक दर्जे से युक्त होकर के पूरी सशक्त बन करके एक प्योर वॉचडॉग का काम करेगी। और जुडिशियरी जिसमें भी तमाम सुधारों की जरूरत है, जिसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी बनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ ऐसे नियमों और कानूनों को हटाने की जरूरत है जिसके तहत हम कोड ऑफ कंटेप्ट को हटाएं और न्यायपालिका का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें कि सरकार में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका के बीच जो गुत्थम गुत्थी चलती है कि न्यायपालिकों के चयन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर बिल्कुल कायम है और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है, तो सरकार अपने एमओपी के जरिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीडिंग के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी करती है और जितने न्यायाधीशों के पद खाली हैं उस हिसाब से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आज हालात ये है कि भारत देश में तमाम विभागों में, तमाम मंत्रालयों में तमाम पद खाली हैं, क्योंकि पक्की और परमानेंट नौकरी सरकारें नहीं देना चाहती और जो कैजुअल पर नौकरी दी गई है उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की जाती है और लोगों के बीच में विभेद और लोगों के बीच में असमानता की खाई और गहरी कर दी जाती है। हम बार बार कह चुके हैं कि एक समान शिक्षा नीति, एक समान श्रम नीति, एक समान रोजगार नीति जब तक देश में नहीं आएगी तब तक देश में समानता का उद्घोष नहीं होगा। यह देश दुनिया का सबसे असमान देश बनकर पहले भी था और वो और उसकी खाई गहरी और चौड़ी होती जाएगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र के वो तमाम संस्थाएं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र रूपी ब्रह्मांड में, लोकतंत्र रूपी इस आकाश गंगा में अलग अलग सितारों के रूप में, अलग अलग सेलिब्रिटीज के रूप में
चमकते रहते हैं, उन तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के चमक की दमक घट चुकी है और वह केवल एक व्यक्ति का, एक पार्टी का राग आलापती है। हमें यह कहना होगा कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रशासक हैं, एक मजबूत राजनेता हैं और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के आदमी हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा, लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की सहिष्णुता को अपनाने में वो देश के पिछले सभी प्रधानमंत्रियों से सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र के उन तमाम संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की, सशक्त करने की, स्वायत्त बनाने की और देश में तमाम सरकारी निजामों को एक तरह से वॉचडॉग के रूप में देखने की और उनमें आपस में एक तरह से रोक, प्रतिरोध और संतुलन बनाने की बेहद जरूरत है। तो हमारा अंत में बस इसी नोट के साथ मैं ये कहूंगा कि देश में केवल विपक्षी एकता और विपक्षी दलों की मजबूती का ही सवाल नहीं है। देश में मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सूचना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तमाम जो रेगुलेटर हैं उन्हें और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और चुनाव आयोग को एक ऐसी स्वतंत्र पॉलिटिकल रेगुलेटर के रूप में बनाने की जरूरत है जो देश के तमाम राजनीतिक दलों के भीतर पल रही भाई भतीजावाद, मठाधीशवाद और वो तमाम तरह की जो गंदगियां और कुरीतियां राजनीतिक दलों में चल रही हैं उन पर पूरा वॉच करे और भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा सशक्त, मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र भी बनाने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपना आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।